आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वेलकम, खुशामदीद। और मैं हूं तलत अजीज, आप सबको खुशामदीद कह रहा हूं कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। एक खास शेर, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है मुंबई में। कथा याद आ रही है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि आई जो रुत सुहानी तेरी याद आई, आई जो रुत सुहानी तेरी याद आई, महकी जो रात रानी तेरी याद आई। खुद को संभाले रखा था यादों की भीड़ में, खुद को संभाले रखा था यादों की भीड़ में, कल ऐसा बरसा पानी तेरी याद आई। और आपको एक और खास बात बता दूं कि हमारे बीच मेरे साथ मेरे एक बड़े भाई, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त मौजूद हैं स्टूडियो में। अब आप पूछेंगे कि कौन? ये मैं नहीं बताऊंगा, उनकी आवाज ही खुद उनकी पहचान है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा गुनगुनाएं, और जब हम लौटेंगे तो उनका तारुफ इस शो में आपके साथ मैं करवाऊंगा। तो उनकी आवाज की गुनगुनाहट से आप पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचाना है, चंद मिनटों के लिए, चंद वक्फों के लिए आप इंतजार कीजिए। जब मैं लौटूंगा तो इनसे बातचीत होगी। और ये एक मुनफरिद इंसान है इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने 4 डिकेड डेफिनेटली बड़े बड़े गुनी गुनी लोगों के साथ इन्होंने काम किया। ये खुद बजात खुद ये गुनी है। ऐसी इनके पास यादें हैं जो मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ कारवाने गजल के सुनने वालों के साथ वो शेयर करें। जी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठे हैं, आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, वन एंड ओनली भूपिंदर सिंह साहब, जिनको मैं प्यार से भूपी जी कहता हूँ। भूपी जी खुश आमदीद, वेलकम टू कारवाने गजल। बड़ी खुशी हो रही है कि आप हम मेरे शो में कारवाने गजल में आपकी शिरकत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो 92.7 बिग FM के सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माय बेस्ट विशेस टू देम। तो उसके बाद मैं तलत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम आपके सामने बड़े कुछ अंदर की बातें करने वाले हैं। मुझे कुछ डर भी लग रहा है कि भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें ना बाहर निकल आए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके रूबरू हूँ। मैं हमारे सुनने वालों को बताऊं कि भुप्पी जी जैसे इंसान बहुत कम, क्या एक ही हैं। ये दिल के इतने साफ सुथरे कि जो अंदर है उनके चेहरे पर नजर आ जाता है। भुप्पी जी, हमारे सुनने वालों के लिए मैं अब चाहूंगा कि आपका जो सफर, इतना लंबा सफर, तवील सफर जो है, और इतना खूबसूरत सफर, आपने क्या नहीं किया। आपने गिटार गाया, और मुझे पता है कि आपने एक्टिंग में भी कदम रखा, और वो उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो आप आपसे पूछना चाहेंगे। तो जरा आप बताएं अपने लफ्जों में। तलत, मुझे मेरा बचपन कुछ ऐसे गुजरा कि भी मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद कभी नहीं थी। उम्मीद थी तो ये थी कि भी हो सकता है कल को अच्छे दिन आए। तो वही जो बात थी मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये बनूं। सिर्फ एक बात दिमाग में चलती रहती थी कि चलो आज ठीक है, लेकिन हो सकता है कल थोड़ा अच्छा निकले, कल थोड़ा अच्छा गुजरे, कुछ ऐसा दिमाग में रहता था। जी। तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली से। हाँ। आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम टेलीविजन। आधे घंटे के लिए दूरदर्शन नहीं था जब? नहीं, जब दूरदर्शन, आकाशवाणी, इट वाज नोन एज आकाशवाणी। अच्छा। तो उसमें PL देशपांडे इसके डायरेक्टर थे। खुद पर्सनली मेरा हवाइन गिटार सुन के वो इतने खुश हो गए, तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उनको कहने लगे, यार इसको कहाँ भेजोगे, इसको इधर ही रख लो ना, हम अपने पास काम के लिए रख लेते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे दूरदर्शन में, आकाशवाणी में मुझे जगह दी, मुझे वहाँ रखा। तो मेरे जो बॉस थे, जो उस वक्त म्यूजिक प्रोड्यूसर जो थे, मदन साहब, कभी कभार ऐसे दिल्ली आया करते थे। मदन मोहन साहब, उनको रेडियो से बहुत प्यार था, क्योंकि वो रेडियो पे पैक्स रह चुके हैं। अच्छा। लखनऊ रेडियो पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रह चुके थे, वहाँ प्रोग्राम वगैरह ये पेश करते थे। अच्छा। तो रेडियो स्टेशन जरूर आते थे, तो मिलते थे वहाँ जितने पुराने लोग थे। तो एक दिन ऐसे मुझे सतीश साहब ने कहा कि यार तू एक काम कर, शाम को मेरे घर पे आ जा, मदन मोहन आ रहे हैं ना घर पे, थोड़ा पार्टी मैंने बुलाया, तो तू भी आ जा, बाकी सब लोग आ रहे हैं। बाकी सब लोग मतलब आउटस्टैंडिंग सिंगर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, पूरी फौज की फौज जो थी वो वहाँ पे थी। तो मैं भी चला
गया उनकी पार्टी में वहाँ पे, तो सबने अपना अपना गाना सुनाया एकदम बड़ी तैयारी में। खत्म हो गया तो डिनर के पहले सतीश जी के, अरे हाँ यार तुम भी वो अपनी गजल रिकॉर्ड की ना अभी थोड़े दिन पहले, उसको तुम वो सुना दो ना जरा। तो थोड़े दिन पहले हमने एक गजल रिकॉर्ड की थी सतीश साहब ने मेरी, लगता नहीं है जी मेरा उजरे दियार में है, बहादुर शाह जफर साहब की 100th एनिवर्सरी थी शायद। अच्छा। तो फिर मैंने वो सुना दी, तो कुछ बात नहीं हुई, खाना वाना खाने लगे लोग सब। तो मैं खाना खत्म हो गया तो मैं देख रहा हूँ कि मदन साहब मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ। तो सीधा ही बोले, तुम्हें अगर बॉम्बे बुलाए हैं तो तुम आ सकते हो। तो मैं कहा जी किसके लिए? बोला गाने के लिए। और किसके लिए? मैं कहा मुझे तो बात आई गई होगी। तो मुझे भी ये था कि बॉम्बे के लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं, वहाँ भूल जाते हैं बाद में कुछ पता नहीं चलता। रात गई बात गई वाली बात थी। वही बात अपने 4-5-6 महीने हो गए। सडनली एक दिन एक मैसेज आया कि भाई तुम बॉम्बे आओ और तुम्हारा ये एक गाना गाना है। तो टिकट के पैसे इकट्ठे करके मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके मिला उनसे, रिहर्सल की। तो मैं सोचूं यार इतना छोटा सा गाने के लिए मुझे क्यों दिल्ली से बुलाया है लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि भी इसमें 3 सिंगर बड़े बड़े और हैं। उन्होंने बताया नहीं मुझे, क्योंकि अगर बता देते कि इसमें रफ़ी साहब भी हैं, तलत साहब भी हैं, मन्ना डे साहब भी हैं, तो मैं शायद दूसरी ट्रेन पकड़ के दिल्ली भाग जाता वापस डर के मारे मतलब। तो उन्होंने बताया नहीं। तो एक अंतरा पहला मेरा है इस गाने में। तो मुझे एक अंतरे की रिहर्सल करवा के, साई की रिहर्सल करवा के, तो गाना वाना खिलाया। फिर रिकॉर्डिंग पे गया तो मैं देखा तो आगे रफ़ी साहब खड़े हुए। और उस जमाने सब एक साथ रिकॉर्ड करते थे उस टाइम पे। तलत साहब, मन्ना डे साहब खड़े हुए। वो फिल्म थी हकीकत, राइट? हकीकत फिल्म थी। तो गप्पे वप्पे मारते रहे। रफ़ी साहब से मिलवाया, तलत साहब से मिले। इतने खूबसूरत लोग थे, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी मैंने शख्सियतें मैंने कभी देखी नहीं है, जैसे मन्ना डे साहब, तलत साहब, रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब ने शुरू किया है होके मजबूर, मुझे उसने भुलाया होगा। पहले एडली पोर्शन आता है, पहला अंतरा मेरा था, फिर तलत साहब का था, फिर मन्ना डे साहब, फिर रफ़ी साहब का, फिर तलत साहब का, फिर मन्ना डे साहब का था। ये आपकी पहली रिकॉर्डिंग मुंबई में हुई? पहली रिकॉर्डिंग बॉम्बे में। वाह। तो यही हम गाना क्यों नहीं सुना देते? बिल्कुल। और हालांकि इतना मशहूर गाना है। उस जमाने में मुझे मालूम है कि रिकॉर्डिंग होती थी तो अगर 2-3 सिंगर हों, वो माइक्रोफोन एक सामने होता था और माइक्रोफोन के इस पार एक, उस पार तो शेयर करते थे माइक्रोफोन। तो आपके साथ जब ये गाना गा रहे थे आप, उस पार कौन थे? ये जब माइक्रोफोन का पोजीशन दिया तो उसमें तो एक माइक में तो उनकी हाइट बराबर हो गई, तलत साहब की और मन्ना डे साहब की। दोनों लंबे थे। दोनों उनकी हाइट ऑलमोस्ट बराबर थी। तो इधर रफ़ी साहब की हाइट मेरे से बहुत छोटी थी। तो मैं जैसे खड़ा हुआ सीधा, तो मेरे सामने रफ़ी साहब, तो उनका सर मेरी छाती तक आता हो। तो उनको फिर वो लकड़ी का बक्सा ला के ना, वो पाटिया होता है जो, जी। तो उनको वो बक्से के ऊपर खड़ा किया था। लेकिन कमाल ये है कि इतने बड़े आर्टिस्ट, इतना बड़े कलाकार रफ़ी साहब, एक सेकंड के लिए भी उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि भाई मैं क्यों इस पे खड़ा रहूं, कि भाई मैं, ये खास बात है। ये बातें उन लोगों से मैंने सीखी हैं जी। मैं तुझे कहूँगा भी उनकी, रफ़ी साहब की ये ग्रेटनेस, उनकी इतना बड़ा दिल उस आदमी का कि भाई उसने एक चूं तक इन्होंने की, और ये भी नहीं कहा कि यार इससे मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो ऐसे। तो ऐसे मेरे सामने रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब मेरे सामने पार्टी पे खड़े हुए हैं। मैं बिगेस्ट फैन ऑफ रफ़ी साहब, मेरे से देखा नहीं गया ये, मैं क्या करता। लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसा खूबसूरत गाना गाया। मैं ऐसा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं इन लोगों को, तीनों को मालूम था कि ये नया सिंगर है। तीनों ने मुझे ऐसे जोक्स सुनाने शुरू किए। अच्छा। ऐसे बातें शुरू की जैसे कि मुझे सालों से जानते हो, टू मेक यू कंफर्टेबल। हाँ, टू मेक मी कंफर्टेबल। अच्छा, उसका मैं अभी क्या सोचूं? या तो वो मुझे बातें कर करके अपने लेवल पे ले आए, या खुद अपने आप को मेरे लेवल पे लेके आ गए, भी नया आदमी है तो हाउ टू विन हिज कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि गाना कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं लगा। एक फैमिली का एटमॉस्फेयर रख के वो काम करते थे, इसलिए वो काम आज भी जिंदा है सच। उसमें एक रूह है। कुछ ऐसी हालत थी जब मैंने पहला गाना लता जी के साथ गाया था कि वो अपना बीती ना बिताई रहना, किराया किराया जाई रहना, तो मेरा पहला गाना था उनके साथ। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी, तो मैंने कुछ कहा तो नहीं, मैं गा गया ऐसे लेकिन वो एनकरेज बहुत करते थे वो, मतलब वो भी जैसे उस वक्त के जितने बड़े बड़े कलाकार थे, वो किशोर दा के साथ इतना गाना मुश्किल था। जब किशोर कुमार के साथ कोई डुएट गाने से डरते थे लोग, कभी वो बीच में हंसा देते हैं, वो एक्टिंग ऐसी करते थे, कुछ एक्शन ऐसा करते थे कि बीच में आप हंस पड़ोगे, आपका म्यूजिक निकल गया, अंतरा भी निकल गया, दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू
हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके साथ फर्स्ट गाना जब गाया था तो उनके साथ भी वैसा ही था, मतलब पूरा गाना कंप्लीट गाना रिकॉर्ड किया था। जी। हमारे सुनने वालों को 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल के जो सुनने वाले हैं उनको हम ये गाना बिल्कुल जी का और लता जी का गाया हुआ सुनाते हैं और शुरुआत करते हैं। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। वाह, ऐसी गजल सुनाई अभी फिल्म बाजार से, करोगे याद, आए हाय हाय। तो ये खयाम साहब शहरियार साहब का कॉम्बिनेशन फिल्म बाजार से मेरा भी बहुत एक अच्छा, तुम्हारा भी तो खूबसूरत उसमें जी नहीं ताल्लुक है। मेरा मकसद कहने का ये है कि खयाम साहब बिल्कुल ने आपको सोलो सबसे पहले गवाया। सबसे पहले सोलो जो है वो मुझे खयाम साहब ने दिया था। चेतन साहब की पिक्चर थी, आखिरी खत पिक्चर का नाम था आखिरी उसका। खत। तो उन दोनों में बड़ा कमाल था कि मुझे वो तो कैजुअली देवर फ्रेंड्स, चेतन साहब, खयाम साहब, मदन साहब जितने। तो मुझे एक दिन ऐसे मैं शूटिंग पे गया था उनको मिलने, आखिरी खत की चली थी तो मुझे कहने लगे तो एक काम करें ख़याम दे कोल चला जाएं। अच्छा। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ ख़याम कौन है इतने आराम से बोल रहे हैं। तो मैं कह जी क्यों वो गाना एक तू कर रहे हैं ना पिक्चर का, वो रिहर्सल करके आ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा माहौल था उन दिनों में। एंड मैं रिहर्सल पे गया। और आप कितनी बार रिहर्सल पे गए बताइए? नहीं, उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, वो मुझे कभी भूली नहीं मैं, क्योंकि पंचम से बड़ी दोस्ती थी मेरी, आर डी बर्मन से। तो हम लोग शाम को, रात को, सुबह सब यूज्ड टू बी टुगेदर। काम धंधा कुछ नहीं था, ना उसके पास ना मेरे पास। तो ऐसे हम लोग घूमते घामते बहुत रहते थे, पिक्चरें देखते थे। तो खयाम साहब ने रिहर्सल एक बार दो बार की उन्होंने, 2 रिहर्सल में काम। लेकिन दूसरी रिहर्सल के बाद कहने लगे बेटे अब कहाँ जा रहे हो अभी? मैं कहा जी कुछ नहीं, बस अभी शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा खार में, पंचम के पास जाऊंगा, फिर थोड़ा हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं। नहीं आज कहीं नहीं जाना, आज सीधा घर जाना और बिल्कुल ये धुन याद रखना। मेरे समझ में नहीं आया क्यों कह रहे हैं ऐसे। तो उन दिनों में ये होता था कि ट्यून चोरी हो जाती थी। तो बाई चांस अगर मैं कभी पंचम को सुनाऊं, यार देख मैं ये रिहर्सल करके आया हूँ। खयाम साहब को इस चीज बहुत ज्यादा वो बहुत ध्यान रखते थे इस बात का, और वो सही भी थे। वो उन दिनों में ऐसे होता था। लेकिन पंचम चोरी करके कौन सी पिक्चर में देगा? पिक्चर तो थी नहीं उसके पास। तो मैं सीधा घर पे आके सो गया। मैं भी डर गया। मैं कहा यार कभी ऐसा ना हो मैं सुना ही दूं उसको। मैं सीधा घर आके खाना वाना खा के मैं सो गया। तो गाना बड़ा अच्छा था। तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत अच्छे। क्योंकि जब ये गाना पिक्चराइज हुआ, ये गाना भी मेरे ऊपर ही पिक्चराइज किया चेतन साहब ने। लेकिन एक बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि मैं पहली बार रेडियो पे बोल रहा हूँ, पब्लिक में ये बात बोल रहा हूँ कि हमारी उस वक्त की जो सरकार थी, उनके कुछ असूल ऐसे थे कि भाई अंग्रेजी बाजा बजा है, इसमें ट्यून थोड़ी इंग्लिश है, तो वो रेडियो पे नहीं बजती थी। ओह अच्छा, समझ गया। तो जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, इसमें पूरा म्यूजिक ट्रम्पेट पे था, तो विविध भारती पे कभी नहीं बजाई है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो का और एक नियम था, आपको पता है? क्या? ये हारमोनियम बैंड था, जनाजा निकाला था इसका। हाँ। इसको पार्लियामेंट स्ट्रीट में दबाया था इसको। हारमोनियम स्टूडियो में ऑल इंडिया रेडियो के बैंड था, टोटली बैंड। लोगों को पता नहीं है। यस। उस जमाने में हारमोनियम के साथ अगर आप रिकॉर्डिंग करते तो वो बजती नहीं। ऐसे मेरा गाना ये बजा ही नहीं। ना गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। भूपी जी सॉरी, माफी चाहता हूँ। क्या बात है। दिस इज वन ऑफ मेरा ये सबसे फेवरेट गाना है, क्योंकि मैं अक्सर जब बैठा रहता हूँ तो ये गूंजता है मेरे जहन में। आपने ऐसा लता जी के साथ ये गाया था और इतना खूबसूरत, और ये आर डी बर्मन की कंपोजिशन, एवरग्रीन एवरलास्टिंग।
तो मैं वापस आ गया हूँ कारवाने गज़ल प्रोग्राम लेकर। तलत अजीज़ हूँ मैं और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई भूपिंदर सिंह साहब। आर.डी. बर्मन का और आपका रिश्ता बहुत करीब का था, आप लोग दोस्त थे। जितना आपने उनके साथ वक्त गुजारा एज अ फ्रेंड, मेरा ख्याल कोई नहीं। मेरा आर.डी. बर्मन पंचम का जो रिश्ता था वो, उसको आप दोस्ती भी कह सकते हो, भाईचारा भी बोल सकते हो, एज ए ब्रदर ऑल्सो, यू नो। जी, एक सवाल करना चाहूंगा, ये मैं खुद अपनी जात के लिए, कि आर.डी. बर्मन जो ये नाम पंचम, ये कैसे लगा? ये कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जो हैं वो इनको देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने बर्मन साहब से कहा कि ये तो इसका नाम पंचम रखो। अच्छा। बड़ा म्यूजिकल नाम है, तो ये 5वां सुर होता है ना, ये पंचम। तो उसका नाम पंचम जो है, फिर वो एक्चुअली ये अशोक कुमार साहब ने वो नाम रखा हुआ था। तो हम लोग बहुत ही जब इकट्ठे घूमना, इकट्ठे पिक्चर देखना, हम लोग म्यूजिक इकट्ठे सुनते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास आई हैड ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक जो है ना, जो वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है, उसके हम बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के वेरी रेयर रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी हैं, आज भी हैं। तो मैं बड़े ट्रांसफर उसको देता था, कैसेट पे ट्रांसफर करके देना। और हम लोग म्यूजिक बहुत लाउड सुनते थे ऐसे। अच्छा। हाँ, तो थिएटर की साउंड होती है ना 85 डेसिबल, जो तो उस वॉल्यूम पे सुनते थे। तो उसमें हम लोग बहुत म्यूजिक इकट्ठे सुनते थे। फिर उसमें से बहुत सारी चीजों से इंस्पायर होते थे। इंस्पायर होने से मतलब ये नहीं कि भी वही चीज उठा के दे दी, उससे बेटर चीज बनती। कॉपी तो एक ब्लाइंडली आप उठाकर बिल्कुल छाप दिया। बिल्कुल। इंस्पिरेशन ये होता है कि जो आप, जैसा कि वो जो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम, इफ इट्स वेडनेसडे दिस मस्ट बी रोम, if it's Thursday this must be Montreal, I feel I never want to go home. उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, उसकी ऐसी खूबसूरत कहानी है। अभी ठीक कह रहे हो तलत, तुम ठीक कह रहे हो। इसको एक दिन हमारी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई थी, तो मैंने कहा चल यार तू क्या कर रहा है अभी, चलो अभी म्यूजिक रूम में चलते, एक पिक्चर देखते हैं जाके, एक अच्छी पिक्चर लगी हुई है। तो मैं उसको स्टर्लिंग थिएटर पे यहाँ मैं लेके आ गया उधर। तो फर्स्ट ट्यूसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। तो पिक्चर दोनों ने इकट्ठे देखी, मैं इसको लेके आया, पिक्चर खत्म हो गई, घर पे गए, हम लोग म्यूजिक सुनते रहे। पर इस आदमी का, जिसका नाम पंचम है, उसका एक इतना स्ट्रॉन्ग, उसकी एक नेक बोलते हैं जिसको, कि भी एक चीज को सुन के उसमें से क्या निकालना है, वो आदमी इतनी अच्छी तरह जानता था वो। बेशक। तो उसके कोई 15-20 दिन के बाद ये एक गाना रिकॉर्ड हुआ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो मैं अपना गिटार ऐसे पैक कर रहा था, गिटार के पास खड़ा हुआ था, तो जाते जाते मेरे पास आके खड़ा हुआ। हम लोग प्यार से एक दूसरे को गाली बहुत देते थे हम लोग। तो मुझे गाली दे के पूछता है, बता जरा ये मैंने कहाँ से मारा है। मैं कहा साले तूने कभी आज तक ऐसी बात की नहीं, ये मारा है तो मतलब कहाँ से मारा होगा तुमने। बोलता ठीक है, तुझे मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अच्छा। हाँ, अगर तू बता देगा तो मैं तुझे 100 रुपया दूंगा, अगर तू नहीं बताएगा तो मुझे 100 रुपया देना। अच्छा। और हफ्ते के बाद आई लॉस्ट द बेट, मैं 100 रुपया। अच्छा, आपको ख्याल नहीं है? मैं दिया उसको। पर एक बात चल रही थी अभी जो तुम्हारे साथ, कि भाई इंस्पिरेशन क्या होती है। ये ऐसा इंस्पायर हुआ होगा उस गाने से जो टाइटल म्यूजिक था, फर्स्ट ट्यूसडे इट मस्ट बी बेल्जियम, कि इसने कब ट्यून बनाई, कब मैंने उसको सुना, कब मैंने उसका पीस कंपोज किया, मेरे दिमाग में वो ट्यून आई नहीं। बेशक, दैट इज एग्जैक्टली यही मैं बताना। हाँ, दिस इज इंस्पिरेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लाइट म्यूजिक में ही था, उसके आप क्लासिक गाने सुनो ना आप, एक जैसे कि अभी आपने सुना कि अपना बीती ना बिताई रहना आप सुनिए, उसके बाद नाम गुम जाएगा, उसके बाद महबूबा के गाने सुनिए, ऑल क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स, आंधी के गाने सुनिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई हम लोगों को जो सामने एक नज़र आता है, हम लोग इधर 180 डिग्री जो है वो सोचते हैं, यहाँ से लेके 180, 90, 80 डिग्रीज, लेकिन वो आदमी 360 डिग्री सोचता था। वो कब से कहाँ से म्यूजिक का उसका दिमाग में आता था, वो हमें समझ नहीं आती थी। वो इतना ग्रेट हाइट तक पहुंच चुका था वो म्यूजिक के, कि वो किसी चीज में से भी म्यूजिक निकाल सकता था। वो ये मतलब ऐसी पोजीशन में आ चुका था वो। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं, आर.डी. बर्मन साहब जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसको मद्देनजर रखते हुए 92.7 बिग एफएम ये सारे हफ्ते में एक स्पेशल सेलिब्रेशन कर रहे हैं यादों में पंचम, उनकी 75th बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी कि आर.डी. बर्मन की 75th बर्थ एनिवर्सरी पर है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव हमारा ये प्रोग्राम जो हुआ है भूपी जी के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। तलत अजीज, मैं हूँ आपका मेजबान और हमारा प्रोग्राम है, आप जानते हैं, कारवाने गजल।
आर.डी. बर्मन का और आपका रिश्ता बहुत करीब का था। अब आप इतने करीब थे, कुछ ऐसे मजेदार बात बताइए, कोई ऐसा वाकया आपको कुछ याद आता है आर.डी. बर्मन के साथ? एवरी डे वाज ए हिस्टोरिकल डे, यू सी। खाने का शौक था तो उनको? खाने का बहुत शौक था, वो खुद उसको पकाने का भी शौक था। रान बनाता था वो बकरे की, जो बना के, और मिताली को वो उसके फिर नुस्खे बताता था, तुम ऐसे बनाती हो, ऐसे बनाया करो, ऐसे बनाती हो। नहीं, एक दिन आया, अच्छा तुम ये कैसे बनाती हो, बीच में थोड़ा कुछ डालते हैं जिसमें से आग निकलती है पतीले में से, बोलता नहीं थोड़ा ग्रेप जूस डाल के देखना, उससे और देखता है। मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे उसके, मतलब गाने में भी और खाने में भी वो एक्सपेरिमेंट होते रहते थे। और दूसरा उसका जो सबसे ज्यादा उसको फिक्र लगा बाद में आके, मेरी शादी का फिक्र लगा उसको, तेरी शादी होनी चाहिए यार। तो उसने मिताली को, मिताली जी से मिलने से पहले, मिलने के बाद, अच्छा, मिलने के बाद मिताली को उसने इतना कन्विंस किया कि इसके जैसा आदमी मिलने वाला नहीं है तुझे कोई भी। बात तो सही है। जब पता नहीं, वैसे जल्दी कर ले। ये बेचारी परेशान को हाँ या ना जवाब ही ना दे, नेचुरली क्या जवाब देगी वहाँ पे। तो उसको ये भी एक फिक्र था कि यार ये लड़की इतना अच्छा गाती है, ये शी इज़ ए वंडरफुल सिंगर, तो उसको किसी म्यूजिकल आदमी के साथ ही उसकी जो शादी होनी चाहिए। सो ही स्टार्टेड कन्विंसिंग मिताली कि तुम इसके साथ शादी करो, जल्दी करो। मतलब उसका ऐसा था। तो मतलब ये है कि आप दोनों की शादी में उनका हाथ काफी कन्विंस करना उनका काम, कन्विंसिंग उसका काम था, ही कन्विंस्ड। वाह। तो बस मैं चाहूंगा कि एक आपके अपने अल्फाज में आप पंचम को एज अ कंपोजर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एक आप राउंड अप करके बता दीजिए। पंचम के चाहने वाले लोग हैं जो आर.डी. बर्मन के बहुत बड़े फैन हैं, मैं उनसे एक यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई अभी ज़माना ऐसा चल रहा है कि पंचम के मरने के बाद कि हर कोई पंचम को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा है, कि कुछ लोग इतने गलत बातें जो हैं, जो कि पंचम की ज़िंदगी में शायद कभी हुई नहीं, वो बातें भी किताबों में लिख रहे हैं, उनके भी सीडी बना रहे हैं, तो उसके नाम पे लोग पैसा कमा रहे हैं ब्लाइंडली। तो मैं ये चाहूँगा कि भी लोगों को कि 90% अभी जो भी पंचम के प्रोग्राम होते हैं, जो भी स्टेज पे लोग बोलते हैं, जो भी म्यूजिशियन आके स्टेज पे पंचम के बारे में बोलते हैं, वो 90% गलत होता है। पंचम हिमसेल्फ ही वाज ए 100% म्यूजिशियन, ही वाज मोर देन दैट। आज पंचम जो सोच सकता था वो हम तो नहीं सोच सकते थे उस टाइम पे। मुकम्मल संगीतकार था और उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नई नई साउंड्स इंट्रोड्यूस करने का जो उसको शौक था वो बहुत स्ट्रांग था उसका। तो कहीं से भी कोई भी साउंड जो है ना मिलती थी, ला के उसको अपने हिंदी गाने में भी डालता था वो। तो ये एक बड़ी एक उसमें अजीब बात ये थी कि सुनता बहुत था वो। अच्छा, एक तो हो गया भी चलो हम आज सुना कल भूल जाएंगे, वो जरा आज सुनता था तो 2 साल के बाद जाके निकालेगा। अबे तू भूल गया, चलो वो पहले वो आया था ना, क्या नाम है वो, फलाना जो भी था, उसने जगह गाई थी तो मुझे याद थी जब से। कमाल है मेमोरी, उस आदमी का इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उसका। गुलजार साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी है पंचम पे। अच्छा। जो कि उन्होंने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दिया था पंचम को वो नज्म लिख के, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, गा के रिकॉर्ड किया। उस नज्म को आप सुनाएं। हाँ, जो कि हम सब की तरफ से एक पंचम को ट्रिब्यूट है वो। बिल्कुल। क्या उसका एल्बम का नाम क्या था? एल्बम का नाम है चांद परोसा है। चांद परोसा है। और उसमें ये गाना है याद है पंचम, याद है पंचम, बारिशों का दिन। बारिशों का दिन, याद है पंचम, बारिशों का दिन। अभी आपने बहुत सारी बहुत यूनिक बातें सुनी। चलिए ख़वातीन और हज़रात, आज का कारवाने गज़ल एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ भूपी जी के साथ बात करने का, ये सिलसिला जारी है। अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट संडे भी अगर भूपी जी इजाजत दें और अगर आप फिर से लौटें स्टूडियो में तो हम फिर बात करेंगे आपसे, और आपसे और कितनी सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। तो इसलिए अब मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ 92.7 बिग एफएम पर। अगर आप ये किसी वजह से प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो आप इसको अगले सैटरडे शनिचर को इसी वक्त 9 बजे सुन सकते हैं। तलत अजीज आपसे इजाजत चाहता है और अगले हफ्ते मिलने के वादे से, जिसमें भूपी जी भी होंगे और बहुत सारी और बातें होंगी। तो ये है 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल। आज के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज।